हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। बच्चों, अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। और यहाँ पर आज फिलहाल हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। सर यूनिट क्या होता है, यूनिट के लिए कौन कौन से यूनिट के सिस्टम बनाए गए हैं, एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इस पर आइएगा। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर इसके आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक होगा डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला, उसका यूज, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, यहाँ के अंदर यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में दूसरा पार्ट हमारा डायमेंशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डायमेंशन होता क्या है। बड़ा ही आसान चीज़ है बच्चों। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ पर कोई बॉडी पे एक फोर्स लग रहा, मैंने कहा कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वैल्यू मैंने कहा यह है 5 न्यूटन, ऐसे मैंने बोल दिया। तो अगर मैं इस 5 न्यूटन को बच्चों फोर्स को लिखूँ 5 न्यूटन इन द सेंस, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ जैसा कि फोर्स का फार्मूला होता है m/a, तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम, ये फॉर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज़ आप देखो बेटा, यहाँ पर हमने थोड़ा इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ क्योंकि इसी से हम लोगों को समझना है। इसको मैंने लिखा 5 न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, किलोग्राम न्यूटन ये हमारा एक डिराइव्ड यूनिट हुआ और ये भी एक डिराइव्ड यूनिट हुआ। पूरा का पूरा एक साथ अगर मैं देखूं तो डिराइव्ड यूनिट हुआ। इस डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए यहाँ पर किलोग्राम जो कि फंडामेंटल यूनिट है यूज हुआ है, मीटर जो कि फंडामेंटल यूनिट है यूज हुआ है, सेकेंड जो कि फंडामेंटल यूनिट है यूज हुआ है। बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है। हम पूछे किलोग्राम की पावर क्या यहाँ है 1, हम पूछे यहाँ मीटर की पावर क्या है 1, हम पूछे सेकंड की पावर क्या है -2। बच्चों जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हम ऐसे उसका कुछ यूनिट लिखेंगे और यूनिट को अगर हम फंडामेंटल पार्ट में तोड़ें, मतलब ऐसा तोड़ें कि वो फंडामेंटल यूनिट अलग अलग दिखने लगे, तो उसी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो जो पावर यहाँ रेज किए जाते हैं, जो जो पावर इसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं बच्चों, उन्हीं पावर्स को हम लोग नाम देते हैं उसी पावर को हम लोग नाम देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। बच्चों अगर यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन करें कि सर यहाँ फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो बच्चों हम लोग इसका जवाब ऐसे देंगे, फोर्स की डायमेंशन सर किलोग्राम में 1 है, किलोग्राम में 1 है, 1 इन किलोग्राम, किलोग्राम कह लो या मास कह लो, मास में इसका डायमेंशन कितना हुआ 1। फोर्स का डायमेंशन ऑफ फोर्स हम पूछ रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन अगर आपसे मैं पूछूं लेंथ में कितना है, तो लेंथ यानी मीटर की पावर क्या है 1 इन लेंथ या 1 इन मीटर कह सकते हो, 1 इन लेंथ। ठीक है बच्चों, या मैं आपसे पूछूं फोर्स की डायमेंशन यहाँ टाइम में कितनी है, तो फोर्स की डायमेंशन टाइम में क्या होगा -2 इन क्या हो जाएगा बच्चों टाइम। ये बात आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा बात होता है जो आपको सिंपली यहाँ पर समझना था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बच्चों लिए जा सकते हैं। किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं और उस यूनिट को जब लिखते हैं तो उसको ऐसा लिखो कि फंडामेंटल यूनिट अलग अलग दिखने लगें।
इस केस में उन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो जो पावर आपको दिखेंगे वही वही पावर क्या कहलाएंगे, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। देखिए डायमेंशन आर दी पावर, यहाँ इसको हाईलाइट करते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट विच आर रेज्ड ओवर द फंडामेंटल यूनिट्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक छोटी सी चर्चा जो हम लोगों ने किया उस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये रिजिड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वेलासिटी की डायमेंशन बताइए क्या होगा। सर वेलासिटी की अगर मैं यूनिट लिखूं तो यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमेंशन पर बात दें तो मैं डायमेंशन पर ध्यान दें तो यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन जो मीटर में होगा वो कितना होगा 1, और जो सेकंड में होगा वो कितना होगा -1। वेलोसिटी का डायमेंशन बच्चों मीटर में अगर मैं देखूँ, वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मीटर या इन लेंथ कितना हो गया 1, क्योंकि मीटर की पावर यहाँ क्या है 1। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर बच्चों मैं यहाँ आपसे पूछूं टाइम में क्या होगा या फिर सेकंड में क्या होगा, आप कहोगे -1। सिंपल सी बात है। यहाँ के अंदर बच्चों मैं आपसे पूछूं फिर से कि आप बताइए सर यहाँ एक्सीलरेशन के बारे में क्या ख्याल है। तो एक्सीलरेशन का यूनिट अगर हम लोग लिखें बच्चों होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन का बच्चों, एक्सीलरेशन का अगर मैं डायमेंशन पूछूं, डायमेंशन ऑफ ये कितने में मीटर में यानी लेंथ में, इन मीटर या इन लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है जिसके ऊपर पावर क्या है 1। तो यहाँ के अंदर बच्चों मीटर में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है। यहाँ के अंदर अगर मैं सेकंड की बात करूँ, डायमेंशन ऑफ ये इन सेकंड, सेकंड इन द सेंस आप टाइम कह सकते हो, कितना होगा -2। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं बच्चों। ऐसे तमाम सारे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए, ताकि आपको मैं अच्छी प्रकार से चीज़ों को समझा पाऊँ। यहाँ आप समझने आए हैं, ध्यान से समझिए, दिमाग लगा के समझिए। अगर आप समझना चाहते हैं तो हम आपको समझा देंगे। चलिए यहाँ पर बच्चों ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। डायमेंशन का अभी मैं एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ, अभी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बताऊँगा, जो आपको किताबों में मिलता है वो भी तरीका अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ फोर्स का एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था, मैं कह रहा हूँ लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बताइए क्या होगा। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बताने के लिए यहाँ पर बच्चों हम लीनियर मोमेंटम की यूनिट में जाएंगे, जो कि होगा मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम P = mv हर किसी को मालूम होता, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, एक फंडामेंटल यूनिट हुआ जिसकी पावर 1 है। मीटर एक फंडामेंटल यूनिट हुआ जिसका पावर 1 है। सेकेंड एक फंडामेंटल यूनिट हुआ जिसका पावर भी क्या है, जिसका पावर -1 है, माफ करिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन यहाँ किलोग्राम में क्या है, जवाब होगा 1। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन यहाँ मीटर में कितना है, जवाब होगा 1। लीनियर डायमेंशन की मोमेंटम यहाँ सेकेंड यानी टाइम के अंदर कितना है, जवाब होगा -1। ठीक है। ये तो सिंपल जो एकदम लॉजिस्टिक मीनिंग होता है डायमेंशन का, वो मैंने बच्चों आपको बताया। अब इसको जैसे बुक में रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या तरीका होता है, वो आपको मैं अब समझा रहा हूँ। बच्चों ये चीज़ समझने से पहले आपको फिर से वही जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे उनके बारे में फिर से एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए जो यहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे उसका मैं पूरा चार्ट यहाँ बना देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। और प्रत्येक फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल माना गया है और उसी सिंबल के आधार पर यहाँ हम लोग डायमेंशन को लिखेंगे, लिखना सीखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मास था, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटीज़ हम लोगों ने सीखा था। मास के लिए जो फंडामेंटल यूनिट था किलोग्राम था बच्चों, लेंथ के लिए मीटर था,
टाइम के लिए सेकंड था, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला एंड हियर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब रिप्रेजेंटेशन यूनिट का किलोग्राम को शार्ट में केजी लिखते थे, मीटर को स्मॉल एम लिखते थे, सेकंड को स्मॉल एस लिखते थे, रिप्रेजेंटेशन ऐसे शॉर्ट में करते थे। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता था, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैंडला को सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल था, रिप्रेजेंटेशन यूनिट का MOL, बस ई हटा दीजिए। अब इन सब फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए अभी मैंने आपको समझाया था कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अभी मैं सिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप ये जान जाइए कि मास का यूनिट किलोग्राम है और मास के लिए जो फंडामेंटल जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशनल सिंबल का वो कैपिटल M होता है। यानी कहीं भी अगर हमें किलोग्राम दिखेगा हम उस किलोग्राम को या मास की जगह कैपिटल M रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन लिखते समय। यहाँ पर बच्चों M फॉर मीटर और लेंथ के लिए कैपिटल L यूज करेंगे डायमेंशनल सिंबल में। सेकंड के लिए हम लोग कैपिटल T यूज करेंगे टाइम के लिए। करंट के लिए कैपिटल A यूज करेंगे, ज़्यादातर यही प्रचलित है, कभी कभी ये भी आपको मिल जाता है तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ के अंदर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसका कि यूनिट केल्विन था, उसका रिप्रेजेंटेशन जनरली कैपिटल थीटा से किया जाता है। कैपिटल थीटा ऐसे आप बना लीजिए, यूँ बना दीजिए, कैपिटल थीटा है, कैपिटल थीटा से किया जाता है या फिर कभी कभी के से भी किया जाता है। तो जनरली जो कैपिटल थीटा से ही हम लोग ज़्यादातर प्रीफर करेंगे। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल सिंबल क्या होगा। तो बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल सिंबल वही होता है जो इसके यूनिट का सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, स्मॉल सी स्मॉल डी, या कुछ बुक में कुछ जगहों पे आपको कैपिटल J भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट का रिप्रेजेंटेशन जो है वही डायमेंशनल सिंबल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, MOL। अब आइए सीखते हैं कि डायमेंशन बनाते कैसे हैं। यहाँ लॉजिकली जैसे कि बुक में रिप्रेजेंटेशन होता है उस तरह लिखने का तरीका क्या होता है। हाँ बच्चों, डायमेंशन को लिखने का तरीका कुछ यूँ होगा। यहाँ पर सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, या डायमेंशनल फार्मूला भी उसी को बोलेंगे, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। तो वेलोसिटी जिसका भी डायमेंशन लिखना हो उसका पहले यूनिट या तो कोई फार्मूला उसके लिए याद करिए। यहाँ पर इसका यूनिट आप सबको पता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की पावर -1। यहाँ पर इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, यानी वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे लिखना है, तो मैं क्या कहूँगा, M फॉर मीटर, मीटर फॉर लेंथ, लेंथ के जगह पर डायमेंशनल सिंबल हमारा आएगा कैपिटल L, और सेकंड की जगह पे डायमेंशनल सिंबल बच्चों क्या आ जाएगा, कैपिटल T। सेकंड की पावर -1 तो कैपिटल T की पावर -1, और ये जो पूरा आया इस पूरे को मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में बच्चों इस तरह से घेर दूंगा। ये हमारा रहा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, ऐसे मैं लिख देता हूँ। इसको कह सकते हो डायमेंशनल इक्वेशन, इसको ऐसे पढ़ सकते हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू दिस मच। अब इसी तरह मान लो अगला एग्जाम्पल मैं लूँ, सिंपल सी बातें हैं। मैं कहूँ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बताने के लिए हम कोई भी यहाँ इसका या तो इक्वेशन ध्यान में लाएं या तो इसका यूनिट लिख लेते हैं जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ के अंदर हम अगर डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखना चाहते हैं तो सिंपली यही करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये दिस विल बी इक्वल टू मीटर के जगह पर मीटर ठहरा लेंथ, लेंथ की जगह पर कैपिटल L, और सेकेंड ठहरा टाइम, टाइम की जगह पर कैपिटल T, और यहाँ सेकेंड की पावर -2 है, इसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे, -2। ये स्मॉल ये यानी कि एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, या डायमेंशन सिंपली आप कह सकते हो। सपोज करिए हमने लिखा बच्चों कहीं पर
किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, तो फोर्स के लिए यहाँ पर या तो कोई इक्वेशन याद करिए या इसके यूनिट से काम चला लीजिए, आपके ऊपर बेस्ट है बच्चों, जो आप आसान समझो। सपोज करो फोर्स के लिए मैंने लिख दिया m इंटू ए, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन बोल लें इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो अगर हमें यहाँ फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो मैं लिखूंगा मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल एम हो गया, ऐसे लिख लिया मैंने, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने निकाला L⁻², ठीक है। तो यहाँ के अंदर फोर्स का जो डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला कह सकते हो, ये आ जाएगा mL⁻², ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आओ बच्चों और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। मैंने क्वेश्चन किया लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपके ऊपर बेस्ड है, या तो इसको रिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन आप याद रखो या तो इसके यूनिट से काम चला लो। सपोज करिए लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन सबको याद है m इंटू वी। मैंने सिंपली बच्चों p यानी लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिखना चाहा, कैसे लिखेंगे, मास का डायमेंशनल फार्मूला इनटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल M को मास हाँ ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास मास है, मास के जगह पर मैं कैपिटल M को रिप्रेजेंट करूंगा, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, -1। तो यहाँ के अंदर लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ वो हो गया mL⁻⁻1, ठीक है। इसी तरह से तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को आप निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि आप बताइए सर यहाँ के अंदर सपोज करिए मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उसकी यूनिट आपको याद हो या उसको कोरिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन अपने दिमाग में लाइए। अगर ये चीज़ आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल टू होता है F/Q0, ये शायद आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ के अंदर भी कैसे आया, क्यों आया, वो तो चैप्टर में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये होता है। यहाँ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना हो तो बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला या फोर्स का डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो कि होगा mL⁻², अभी मैंने निकाला था, डिवाइडेड बाई Q0 यानी चार्ज, Q0 यहाँ इस इक्वेशन में चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों, चार्ज देखिए करंट इक्वल टू होता है Q/T, सिंपली ऐसे यूज कर लेते हैं Q/T। यहाँ के अंदर Q का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा करंट का इंटू टाइम का, करंट फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, करंट का मतलब ये, टाइम का मतलब T, यानी Q के लिए क्या यूज होगा, AT। Q के लिए बच्चों यहाँ के अंदर मैं यूज करूँगा AT। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा mL⁻⁻3 ये पावर -1, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बच्चों मान लीजिए हम इसी संदर्भ में डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं। सपोज करिए मेरा जो अगला क्वांटिटी है, सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, सबको पता है क्यों बच्चों, मास अपान वॉल्यूम। अगर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे निकालना हो, कैसे निकालूंगा, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला जो कि कैपिटल M होगा, सिंपली ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब यल इंटू यल इंटू यल, कहने का मतलब लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा यल क्यूब। ठीक है, ऐसे यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा यम यल की पावर -3, इसको और वैलिडेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया करिए। ये हो गया डेंसिटी के लिए बच्चों डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे तमाम सारे हजारों फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हो पूरे फिजिक्स में, सभी के डायमेंशनल फार्मूले को बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप एक काम करिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई प्लैंक कांस्टेंट, नाम तो सुना ही होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो बच्चों प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताने के लिए आपको दो में से एक चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, या तो उसको कोरिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन आपको याद आ रहा हो या उसकी यूनिट आपको याद हो। तो बच्चों मेरे ख्याल से दोनों ही आपको याद होगा। प्लैंक कांस्टेंट के लिए हम लोगों को ऐसे देखना है, प्लैंक कांस्टेंट एच, डायमेंशनल फार्मूला इसका बच्चों हमारे पास कैसे निकलेगा, इसका यूनिट होता जूल इंटू सेकेंड। जूल इन दी सेंस एनर्जी से है और सेकेंड इन दी सेंस टाइम से है। और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों अगर आपको ना पता हो तो ½ mgh कोई भी इक्वेशन लेके आप निकालिएगा, तो यहाँ के अंदर एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है वो आता है mL2T⁻²। तो सिंपली आप यहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे निकालोगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एच इक्वल टू जूल, यानी कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा हमारे पास mL2T⁻² इंटू सेकेंड, सेकेंड का सेंस टाइम से है, टाइम कैपिटल टी से है। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा mL2 एंड T⁻⁻1 ऐसे आ जाएगा। ये आ गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन कह सकते हैं आप। इनफैक्ट डायमेंशन क्या है, डायमेंशन यही पावर है, यही जो यहाँ के अंदर पावर यूज हुए हैं, यहाँ 1 हो गया, यही डायमेंशन है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसे होता है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्लैंक कांस्टेंट का ही डायमेंशनल फार्मूला अब हम लोग जरा यहाँ एक्सप्रेशन से निकाल के देखते हैं। जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आप सबने पढ़ा होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू बच्चों होती h/p। p इज द लीनियर मोमेंटम, h इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ के अंदर अगर कोई बॉडी कोई पार्टिकल v स्पीड से कहीं पर जा रहा है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है बच्चों, जिसको डी ब्रोगली वेव कहते हैं। और उस डी ब्रोगली वेव के वेवलेंथ को दिखाने का तरीका कुछ ऐसे होता है, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू पी। लैम्डा ठहरा वेवलेंथ, वेवलेंथ इन द सेंस लेंथ। अब वेवलेंथ ये लेंथ है, इसका ये कोई मतलब नहीं कि वो एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट किया गया है, वो सेंटीमीटर में, वो मीटर में है, कि वो किलोमीटर में है, वो कौन से यूनिट में है, नहीं मतलब है। लेंथ जितने भी होंगे, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो मिलीमीटर में हो, डायमेंशन के ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। बच्चों यहाँ के अंदर एच लैम्डा, लैम्डा इन द सेंस लेंथ, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों अगर आपको याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो P = mv होता है। यहाँ से आप देख लीजिए P = mv से आप देखेंगे, P = mv से तो m का मतलब मास और v का मतलब L⁻⁻1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम के लिए। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा m L⁻⁻1 ऐसे। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएं तो h की वैल्यू हो जाएगी m, h का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, माफ करिएगा, h का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m L⁻⁻1। आई होप जितना यहाँ आया था देखिए m L⁻⁻1, m L⁻⁻1 यहाँ से भी आया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों को जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूँ। आप लोग ध्यान से बच्चों देखो।
सपोज करिए मैंने कहा कि एक इक्वेशन आपको याद होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर कभी पढ़ा हो तो, सुना हो तो, नहीं सुने हैं तो आगे आप सुनेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों कोई दो चार्ज पार्टिकल प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज Q1 दिस इज Q2, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इक्वेशन यूज होता है, एग्जाम्पल जो भी हो, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा या डायमेंशन क्या होगा, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल के हम लोग देखते हैं क्या होगा। बच्चों इतने का डायमेंशन क्या होगा, पहले सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करें। ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर मुझे इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला या फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 का डायमेंशन। देखते हैं यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, ऐसे लिखेंगे। फोर्स के लिए लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का याद होगा आपको, ML2 माफ करिएगा MLT पावर -2 ऐसे होगा। और यहाँ के अंदर आर स्क्वायर इन दी सेंस, इसको चाहो तो ऐसे बंद कर लो, आर स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों ये हो जाएगा L की पावर 2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। Q1 हो या Q2 हो दोनों का ही डायमेंशन होगा AT, अभी मैंने लिखा था। तो यहाँ के अंदर AT इंटू AT दो बार आएगा तो A की पावर 2 T की पावर 2 हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे यही आएगा। इस पूरे को सिस्टमेटिकली मैं अगर आपको दिखाऊं क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन आपसे पूछूं, सिंपली इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। m और कहीं m है नहीं, m एक ही बार आया, l की पावर 3, l नीचे है नहीं, l की पावर 3 हो गया, t टू दी पावर -2 और ये +2 ऊपर से गया -2, यानी t की पावर क्या हो गया -4। ठीक है बच्चों, m L3 t की पावर -4 और ये की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये की पावर क्या हो जाएगा -2। ये हो गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। मान लीजिए इसमें आपसे पूछा जाएगा एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट बच्चों परमिटिविटी या फिर इस पे से होता है, समय आने पे आप पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, तो बच्चों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 1 का कोई डायमेंशन नहीं, एक नंबर है 1, 4 का कोई डायमेंशन नहीं, 4 एक नंबर है, और पाई भी डायमेंशन लेस होता है, पाई एक नंबर है। तो 1/4 पाई का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन 1/एप्सिलॉन नॉट का होगा, क्योंकि इसमें 4 पाई और 1 ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं, नंबर हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होना है। तो जब मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताया बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इन दी सेंस 1/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। इसका मतलब यही डायमेंशन हमारा होगा 1/एप्सिलॉन नॉट का, जो कि हो जाएगा ML3 t की पावर -4 A2 पावर -2 ऐसे आ गया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट का अगर इतना है तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सिंपली इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी m टू दी पावर -1 L पावर -3 t पावर 4 एंड हियर वी हैव ये पावर 2। ये होगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मैंने डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों,
अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग बच्चों ध्यान से एक एक को समझते जाओ। बच्चों एक दो बातें और देखिए, आप ध्यान रखिएगा। साइन समथिंग, कॉस समथिंग, टेन समथिंग, कोसेक समथिंग, सेक समथिंग, क्वाट समथिंग, साइन कॉस टेन, ये तो सुना ही होगा आपने। बच्चों जो समथिंग समथिंग मैंने ब्रैकेट बनाया है, ये क्या यहाँ रखते हैं, ये यहाँ के अंदर कोई एंगल होता है, दिस इज ये एंगल, कोई ना कोई यहाँ एंगल रहेगा, एंगल रहेगा। बच्चों अगर इसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखा है, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी कहीं लिखा है वो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एंगल जब हम लोग निकालते हैं तो आर्क अपान रेडियस, आर्क भी लेंथ हुआ और रेडियस भी लेंथ हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल की यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ये डायमेंशन लेस हो गया। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, आपको याद ही होगा। तो बच्चों लेंथ अपान लेंथ कर रहे हैं, मतलब ये पूरी क्वांटिटी भी क्या है, डायमेंशन लेस। तो अगर ऐसा कोई सवाल आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक क्वाट ये सब यूज हुआ हो और वहाँ उसको सॉल्व करना हो, तो बड़ी सिंपल सी बात होगी। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया y इक्वल टू ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, इक्वेशन ऑफ वेव तो आप जानते ही होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर k का डायमेंशन बताइए, अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थोड़ा सा यहाँ के अंदर आ जा रहा है। मान लीजिए इतना ही लिखा, अभी मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, इतना ही लिखा हो, मैं कहूँ यहाँ पर kt लिख देता हूँ। मैंने कहा kt का डायमेंशन बताइए, kt का डायमेंशन बताइए क्या हो, kt नहीं सिंपली k का डायमेंशन बताइए क्या होगा। तो kt का भी मान लो पूछा गया हो तो kt ये पूरा क्या है, एंगल। साइन के आर्गुमेंट में जो भी आएगा कोई एंगल होगा, और एंगल बेटा जो होता है ना, एंगल यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यानी इसका डायमेंशन मास में भी जीरो, लेंथ में भी जीरो और टाइम में भी जीरो, ऐसे लिख सकते हो आप, यानी डायमेंशन लेस हुआ। अब इसमें अगर k का लिखना हो, मान लो मैं यहाँ एक्सप्रेस कर दूं कि t यहाँ टाइम है, तो अगर k का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो मैं लिखूंगा k का डायमेंशनल फार्मूला इंटू t का डायमेंशनल फार्मूला, जो कि कैपिटल T होगा, यह आ जाएगा m0 l0 t0, ऐसे मैं दिखाऊंगा बच्चों। और अगर मुझे k का लिखना हुआ तो ये सब तो डायमेंशन लेस है, सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा उसमें मैं लिखूंगा m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t पावर -1, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का अगर कोई सिचुएशन दिखे, साइन कॉस या टेन का आर्गूमेंट दिखे, तो आप समझ जाइएगा तुरंत यहाँ पर आर्गूमेंट का डायमेंशन क्या आना है, जीरो आना, डायमेंशन लेस आना है। डायमेंशन जीरो आने का मतलब ये पावर की बात हो रही है। ठीक है, और इसके मदद से आप सवाल को बड़ी आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कहीं पर अगर एक्सपोनेंट की पावर है, किसी नंबर की पावर है, तो पावर जो होता है बच्चों ना, वो पावर हमारा डायमेंशन लेस होता है। जैसे मैंने लिखा कोई बॉडी की वेलोसिटी है, सपोज करिए मैंने लिख दिया किसी बॉडी की वेलोसिटी है समथिंग 10 e टू दी पावर माइनस ऑफ kt, ऐसे, या यहाँ मैं लिख देता हूँ लैम्डा टी। आप कहोगे सर के ही बार बार क्यों लिख रहे हैं, लैम्डा टी। मैं यहाँ आपसे पूछूँ लैम्डा की डायमेंशन बताइए, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, ओवरऑल ये डायमेंशन लेस होगा। ऐसे समथिंग की पावर, अगर कहीं पर किसी चीज़ की पावर लिखनी हो, जैसे 10 की पावर मुझे लिखना हो, तो ये थोड़े ना लिखूंगा 10 की पावर 2 सेकेंड।
मुझे कहीं पर e की पावर लिखनी हो तो e की पावर में मैं थोड़े ना लिखने जाऊंगा e की पावर 5 किलोग्राम, ये नहीं सर, ये गलत होगा। यानी कि पावर जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। और अगर पावर डायमेंशनलेस होगा इसका मतलब माइनस लैम्डा टी कह लें या लैम्डा टी डायमेंशनलेस तो है ही है। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आपसे पूछूं क्या होगा, कहोगे सर ये पावर है, ये डायमेंशन लेस होगा। और अगर ये डायमेंशन लेस होगा बच्चों तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में कहानी कुछ ऐसे होगी, इसका डायमेंशन मैं लिखना भी चाहूँ तो 0 0 डायमेंशन मुझे दिखाना होगा, m पर भी 0, l पर भी 0, t पर भी 0 होगा। और अगर ऐसा हुआ तो अब मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ लैम्डा के लिए क्या होगा डायमेंशन, लैम्डा इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इज द टाइम। डायमेंशनल फार्मूला मैं इसका कुछ ऐसे लिखूंगा, इक्वल टू होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। और इस प्रकार से बच्चों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू नहीं बल्कि लैम्डा का डायमेंशन आ जाएगा सिंपली m की पावर 0, l 0, t पावर -1। ठीक है, इस तरह से बड़ी आसानी से आप सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन को संभाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर हो, समथिंग की कुछ पावर हो तो पावर जो होगा हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। आई होप आप मेरे बात को समझ गए होंगे। सपोज करिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एक्सीलरेशन किसी बॉडी का, ये हमारे पास 5 e टू दी पावर माइनस आप यहाँ पर मैंने कर दिया सपोज करिए 5x², ऐसे, यानी एक्सीलरेशन x पर कुछ ऐसे डिपेंड कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ 5 की बजाय मैं कुछ यहाँ लगा देता हूँ, 5 नहीं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ के अंदर मैं लिख देता हूँ अल्फा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सीलरेशन इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर -α(x²). मैंने आपसे पूछा कि सर यहाँ x डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, अल्फा का डायमेंशन बताइए। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, अल्फा इंटू x² ये या -α इंटू x² डायमेंशन लेस होगा, यानी इसका डायमेंशन मैं लिखूंगा m0, l0, t0। इसको बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, मैं लिखूंगा अल्फा का डायमेंशन इंटू x² का डायमेंशन जो कि l2 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। सॉल्व किया तो अल्फा का डायमेंशन बच्चों यहाँ के अंदर मिल जाएगा m0, l की पावर यहाँ -2 बचेगा, t0, ये हो गया। या सिंपली यही आप लिख सकते हो कि सर अल्फा का जो डायमेंशन है वो सिंपली हो जाएगा l की पावर -2। ठीक है, इतना केवल लिख सकते हो। तो ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको पावर दिखे, पावर के हिसाब से बच्चों जब भी पावर दिख जाए तो केवल पावर को देखिएगा, इतने की डायमेंशन क्या होगी, 0 होगी। कहने का मतलब डायमेंशन लेस होगा। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए सिंपली इस पूरे का डायमेंशन आप लिखोगे और सॉल्व करोगे, अगला जो कोई कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल सफिशिएंट नंबर में बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो बच्चों कहीं पे कोई एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया समथिंग फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू लिख दिया 10 लॉगरिथम्स। यहाँ के अंदर बच्चों मैंने कुछ लिख दिया ऐसे, यहाँ 10 की बजाय कुछ और लिख देते हैं, अल्फा लिख देते हैं। यहाँ लॉगरिथम्स के आर्गूमेंट में, लॉगरिथम्स के अंदर जो भी चीज़ यहाँ लिखी जाएगी बच्चों ध्यान रखिएगा ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज करिए बीटा टाइम्स ऑफ x², और आपसे पूछ लिया कि ये बताइए बेटा यहाँ बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो आप सिंपली बड़ी आसानी से बच्चों आप ये बता सकते हो कि सर बीटा का डायमेंशन आप पूछ रहे हो ना, तो बीटा का डायमेंशन इन दी सेंस ये जो लॉगरिथम्स का पूरा आर्गुमेंट है दिस वन, ये लॉगरिथम्स का पूरा हिस्सा दिस वन,
ये डायमेंशन लेस होगा। ये कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। और अगर ये डायमेंशन लेस हुआ, इसका मतलब बीटा इंटू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन लेस होना, मतलब इसका डायमेंशन मुझे मिलेगा m0 l0 t0। हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है? चलो, यहाँ के अंदर बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, बीटा का डायमेंशन ऐसे मैं लिख दूँ थोड़ा स्टाइलिश, मैं भी कभी कभी स्टाइलिश लिखता हूँ, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इन द सेंस लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का स्क्वायर ऐसे हो गया, दिस वन। एक्स यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। आपको यहाँ पता करना सर बीटा का डायमेंशन क्या होगा। बहुत इजी, बड़ी आसानी से मैं बताऊंगा सर। बीटा का डायमेंशन होगा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर -2 एंड t टू दी पावर 0। ये हो जाएगा बीटा, या सिंपली आप चाहो तो समय बचाना हो इतना ही लिख दो। इक्वली करेक्ट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हिसाब से तो इक्वली करेक्ट है, बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है दिक्कत करें लोग, जो रट के आते हैं वही मानते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों ये रहा सिचुएशन। ऐसे कोई भी सवाल मिले, अब आपको मैंने क्या क्या सिखाया, 3 मेन बातें। साइन समथिंग, इस समथिंग में जो आ रहा है बच्चों डायमेंशन लेस होगा। ई की पावर समथिंग, ये जो समथिंग में आ रहा है डायमेंशन लेस होगा। मैंने आपको सिखाया लॉगरिथम्स, अब ये नेचुरल लॉग हो या जो भी हो, यहाँ इसके आर्गुमेंट में जो भी आ रहा है ये डायमेंशन लेस होगा। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप सीख गए होंगे। चलिए कुछ और यूजफुल डायमेंशंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बच्चों कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से कुछ कांस्टेंट्स और हैं जिसका डायमेंशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसमें जो नाम आता है ज़्यादा फेमस है, उसमें आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा। इसके अलावा और भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डायमेंशन क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, केबी या के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ के अंदर बच्चों और भी सवाल आता है कि भाई आप बताइए गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट जिसको कि हम लोग यहाँ पर आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायमेंशन क्या होगा। आइए देखते हैं, छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, इनका यूज बहुत होता है इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहला कैपिटल जी, मैंने आपको बच्चों ये बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए बच्चों दो बातों में से एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कोई भी एक्सप्रेशन आपको याद आ जाए या उसका यूनिट याद हो। तो बच्चों यहाँ पर दो मासेस के बीच में m1 और m2 दो पॉइंट मासेज हैं, उनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में माननीय न्यूटन जी ने बताया था। फोर्स की वैल्यू यहाँ g m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, r स्क्वायर। ठीक है, r इनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, कैपिटल G का डायमेंशन हमें बताना है, तो मैं लिखूँगा कैपिटल G का डायमेंशन। पहले तो मैं इसको सिंपल बना लूँ, कैपिटल G इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। बेटा चलो फटाफट लिखते हैं, बताओ बच्चों कैपिटल G बोलिएगा। F इज द फोर्स का डायमेंशन यहाँ के अंदर आ जाएगा m l t पावर -2। ठीक है, आर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर ठहरा l स्क्वायर हो गया। m1 m2 यहाँ लिख सकते हैं m, कैपिटल M डायमेंशनल सिंबल से आप रिप्लेस कर लीजिए, कैपिटल M की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा, m, ये 2 पावर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा -2 मिल करके -1 बचा, l की पावर 3 एंड t टू दी पावर -2, t टू दी पावर -2।
ठीक है बच्चों, ये हो गया कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला जो मैंने आपको बताया, बड़ा यूजफुल है। कई बार आपके एग्जाम में नीट में, जेई में, यूपीटीयू में, AIEEE में कई बार पूछा गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आप निकाल लोगे। यहाँ पर दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा सेकंड एग्जाम्पल जो यहाँ H, इसका डायमेंशनल फार्मूला मैं ऑलरेडी निकाल के बता चुका हूँ। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग जान चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम लोग जान चुके हैं। यहाँ के अंदर बच्चों ईटा का क्या होगा? बच्चों जब कोई लिक्विड के अंदर या फ्लूइड कह लीजिए, किसी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड इन दी सेंस लिक्विड प्लस गैस, कंबाइंड रूप से फ्लूइड कहलाता है। किसी फ्लूइड के अंदर कोई सी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, जैसे कोई गेंद है, बॉल है बच्चों, उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो पहले तो बढ़ते हुए वेलोसिटी से जाता है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है और एक समय के बाद उसके ऊपर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाता है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जब कोई ब्लॉक इस तरह से जाता है तो ऊपर की ओर दो फोर्स उसके ऊपर लगते हैं, एक बॉयंट फोर्स लगता है और दूसरा यहाँ पर बच्चों एक और फोर्स लग रहा होता है जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं, और इसका वेट नीचे काम कर रहा होता है। तो विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। बच्चों अभी आप इस इक्वेशन के बारे में मत सोचिएगा कि अगर आप स्टार्टिंग फेज में अभी आपको नहीं आता है तो इसके बारे में दिमाग कभी मत लगाइएगा कि ये कहाँ से आ गया। समय आने पर आप समझ जाओगे जब चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो अगर इतने का मुझे डायमेंशनल फार्मूला ईटा जो बच्चों यहाँ यूज हुआ है ना, ये ईटा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ इज द विस्कस फोर्स, 6 को तो पहचानते हैं, पाई को तो पहचानते हैं, आर इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस होता है और वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। चलिए ईटा का डायमेंशनल फार्मूला खोजते हैं, दोनों साइड लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला या ईटा का डायमेंशनल फार्मूला सिंपली ऐसे लिख ले, ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी। देखिए यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिखूं कि भाई ईटा के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए mL/-2 डिवाइडेड बाई, देखिए 6 डायमेंशनलेस एक नंबर है, पाई डायमेंशनलेस होता है, आर यहाँ रेडियस है और रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला यानी लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? सिंपली सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एल। वी फॉर वेलोसिटी या स्पीड, ये हो जाएगा L/-1। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे दिमाग लगा के। किसी चीज़ को हल्के में मत लिया करिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर आप करते हो तो आपको अब बाद में पछताना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों यल देखिए, एक यल कैंसिल हो जाएगा, एक यल बचेगा, L/-1, टी की पावर कितना बचेगा? -1। ये ऊपर जाएगा तो T⁻1 हो गया। तो ये हो गया हमारा ईटा का डायमेंशनल फार्मूला जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा, एक बार चेक कर लेते हैं। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ईटा की वैल्यू हो गया F डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी। F का डायमेंशनल, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL/-2 और 6 पाई ये डायमेंशन लेस हो गया, R के लिए L हो गया और यहाँ V के लिए हो गया L/-1 हो गया। ठीक है, L एक कैंसिल हो जाएगा, L/-1 बचा, T⁻-1 बचेगा। ये रहा ईटा के लिए यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये आप लोग पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा सब। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम यहाँ आपको बताने की कोशिश करें तो कोई भी या तो उसका यूनिट आपको याद आ रहा हो या एक्सप्रेशन। चलिए मैं एक्सप्रेशन से बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर गैस इक्वेशन में लिखूँ तो मैं लिखता हूँ PV इक्वल टू nRT और इसी को मॉडिफाई करने के बाद आ जाता है कैपिटल N KT। ठीक है,
कैपिटल एन यहाँ होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, के यहाँ पर कहलाता बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी लिख देता हूँ। और यहाँ के अंदर कैपिटल टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम। बड़ी फेमस चीज़ें हैं, कौन नहीं सुना होता इसको। बच्चों यहाँ के अंदर अगर मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना तो पहले तो मैं ऐसे लिख दूँ के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा पी वी डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा भाई, पी वी डिवाइडेड बाई एन इंटू टी। सर पी वी अगर आपको मालूम हो तो ठीक है, अदरवाइज प्रेशर वॉल्यूम सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। पी वी का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है ना बच्चों, वो एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले के सिमिलर होता है। तो यहाँ के अंदर अगर आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो, चेक करना चाहो तो प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए हो जाएगा एम एल टी पावर -2, एरिया के लिए हो जाएगा L2। यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों कितना, प्रेशर के लिए आ गया एम एल पावर -1 टी पावर -2, ठीक। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए यहाँ के अंदर L की पावर 3 हो जाएगी, पता है आपको, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर ऑफ मोल होता तो उसके लिए मैं लिखता, लेकिन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। कैपिटल टी, कैपिटल टी के लिए बच्चों यहाँ पर कैपिटल टी ही हो जाएगा क्योंकि ये टेम्परेचर है, नहीं माफ़ करिएगा, टेम्परेचर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल थीटा, कैपिटल थीटा, ठीक है। तो यहाँ के अंदर के बी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी टू दी पावर -2 एंड थीटा, कैपिटल थीटा की पावर -1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी आया है एक बार एक स्टेप और मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एम L2 टी पावर -2, यही ना। मैंने अभी आपको कहा था पीवी का जो डायमेंशन आता है वो एनर्जी के सिमिलर होता है, और एनर्जी के सिमिलर देखिए यहाँ पर आया, डिवाइडेड बाय यहाँ के अंदर क्या था, थीटा, कैपिटल थीटा, माफ़ करिएगा। तो इसी को मैं ऊपर ले जाऊँगा, सिंपली मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक। मान लीजिए बच्चों मुझे गैस कांस्टेंट R का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे। अगर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो, फिर से वैसे ही कर लेते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सर ये हमारे पास हो गया पी वी इक्वल टू एन आर टी, एग्जाम्पल कोई सा है, R का मुझे चाहिए तो R की वैल्यू मैं लिखूंगा पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, कैपिटल T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों इसको ऐसे लिखूंगा, पी वी का जो डायमेंशन आएगा वो एनर्जी के सिमिलर, आप लोग याद रखिएगा, एम L2 टी पावर -2, ठीक। एन नंबर ऑफ मोल, और मोल का डायमेंशनल सिंबल ऐसे होता था MOL, MOL। कैपिटल T इज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए इन सबको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देता हूँ। मोल के लिए, सॉरी टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल सिंबल जनरली मैंने बताया था कैपिटल थीटा आप यूज़ करोगे। तो यहाँ के लिए R का जो डायमेंशनल फार्मूला आपका मिला वो बच्चों कुछ ऐसे हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, थीटा को ऊपर ले जाइए, थीटा की पावर -1। मोल का डायमेंशनल सिंबल मैंने बताया था यूनिट में भी और सिंबल में भी ऐसे ही होता है, MOL टू दी पावर -1। ये बच्चों बन गया डायमेंशनल फार्मूला आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। कुछ क्वांटिटीज़ मैं आपको यहाँ होमवर्क के रूप में देके जाता हूँ, आप उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको आप करिएगा बच्चों। बच्चों होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें दे रहा हूँ,
इनका डायमेंशन लिख करके, या डायमेंशनल फार्मूला उसी को आप कहोगे, लिख करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट आपको निकालना है। स्पेसिफिक हीट का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो डायमेंशन निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुने हो, बस एक्सप्रेशन या यूनिट पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन उसका मैंने लिख दिया है क्यू इन द सेंस हीट एनर्जी, और एनर्जी जो भी हो सबका डायमेंशन वही होगा, mL2T⁻²। m इन द सेंस मास, s इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ के अंदर ये s का डायमेंशन फार्मूला आपको लिखना है, डायमेंशन लिखना है। दूसरा यहाँ पर लेटेंट हीट इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। ये एक्सप्रेशन आप यूज़ करिएगा, आपके हेल्प के लिए मैंने एक्सप्रेशन को भी लिख दिया है। डायमेंशन ऑफ टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, इसके लिए बच्चों मैंने लिखा टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट जानो ना जानो, डायमेंशन अभी फिलहाल निकल जाएगा। टॉर्क क्या है इसका कॉन्सेप्ट जानने की अभी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ, भूल जाइए आप। फिलहाल डायमेंशन निकालने के लिए चिंता मत करिएगा, केवल एक्सप्रेशन देखिएगा। यहाँ फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू टॉर्क, फोर्स का लिखा, आर का लिखा, आपको डायमेंशन मिल जाएगा। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन आप mvr यूज कर लीजिएगा। m इज द मास, v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों j का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल जाएगा। इतनी चीज़ें आप करिएगा। इसके आगे बड़ा महत्वपूर्ण, अभी तक तो बहुत आसान सी बातें थी, अगला भी आसान ही होगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। यूजेज ऑफ डायमेंशन क्या क्या होते हैं, कैसे डायमेंशन का यूज़ करके हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन होगा उसको हम बना देंगे। बस इतना मुझे मालूम हो कि ये क्वांटिटी कौन कौन से चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे होगा हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। और दूसरा यहाँ पर बच्चों हम ये सिखाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे। फिलहाल उसी से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, और भी उसके बारे में कई बातें हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल तब तक आप लोग ये होमवर्क करिए, लेक्चर को अच्छे से देखिए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 9616736819, इस पर मुझसे मैसेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।